नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा ठाकुर। आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बेरोजगारों के लिए राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। लंबे समय से लंबित भर्तियों की प्रक्रिया हुई शुरू। राज्य में प्रोजेक्ट्स के लिए रेलवे ने भी मांगे मजदूर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के लिए एंटीजन टेस्ट के परीक्षण जल्द करने के दिए आदेश। जांच का दायरा बढ़ाने और जल्द रिपोर्ट मिलने में मिलेगी मदद। कोरोना के संकट की वजह से मेडिकल ऑफिसर्स का बढ़ा सेवा काल। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल समेत अस्पतालों के अधिकारी अब अगले साल होंगे रिटायर। रिश्वत कांड में भरतपुर के डीआईजी पर गिरी गाज। पद से हटाए गए डीआईजी लक्ष्मण गौड़। धौलपुर के विधायक ने की गिरफ्तारी की मांग। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान सरकार के उस फैसले से जिससे बेरोजगारों को सबसे बड़ी राहत मिली है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के बेरोजगारों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पिछले लंबे समय से लंबित पड़ी कई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 में 9,322 चयनितों की नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। 26 जुलाई से इन्हें नियुक्ति दे दी जाएगी। वहीं एलडीसी भर्ती 2018 में 12,000 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। करीब 6,000 चयनितों को नियुक्ति भी दी जा चुकी है। वहीं आरपीएससी की ओर से आयोजित एलडीसी भर्ती 2013 की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के 5,000 पदों के लिए परीक्षा परिणाम जारी होना शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी की तरफ से विभिन्न भर्तियों की परीक्षा तिथि का कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। और वहीं कोर्ट में लंबित आरएएस भर्ती 2018 कृषि पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइजर और प्रयोगशाला सहायक की पैरवी के लिए एडवोकेट जनरल नियुक्त कर दिया गया है ताकि ये प्रकरण जल्द से जल्द कोर्ट से हल हो सके। इसके अलावा आने वाले कुछ ही दिनों में 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती भी होने वाली है। इसकी तैयारियां अंतिम चरण में है और स्कूल व्याख्याता भर्ती के लिए 3,000 पदों के लिए भी भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ संयोजक उपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने प्रदेश के बेरोजगार छात्रों के हित में संवेदनशीलता दिखाते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। देखो, हम लगातार मांग कर रहे थे तो उन्होंने 31,000 पदों पर रीटी की घोषणा की थी और स्कूल व्याख्याता 3,000 पदों पर। इसके अलावा उन्होंने पहली बार कंप्यूटर शिक्षक पद कैडर बनाया, क्योंकि पिछली सरकार ने 5 साल तक एक भी भर्ती कंप्यूटर शिक्षक की नहीं निकाली, जबकि घोषणा पत्र में डाला था। लेकिन इस सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पद कैडर भी बनाया और घोषणा भी किया जल्दी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती भी आएगी, रीट भी आएगी, इसके अलावा स्कूल व्याख्याता भी आएगी और भी भर्ती आएंगी। जिस प्रकार वो संवेदनशीलता दिखा रहे हैं तो हमें राजस्थान के बेरोजगारों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार जताते हैं, धन्यवाद देते हैं कि वो बेरोजगार प्रति संवेदनशील है। हमारे साथ राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के संयोजक उपेंद्र यादव जुड़ गए। उनसे बात करेंगे इस पूरे मुद्दे के बारे में। उपेंद्र जी, आपका स्वागत है स्वराज राजस्थान में। राजस्थान सरकार जो है वो जो पद खाली हैं उनकी भर्ती जो है वो शुरू कर रही है। इस पूरे फैसले को आप कैसे देखते हैं, वो भी इस समय जब खासतौर पे बेरोजगारी चरम पर है और कोरोना की वजह से कई लोगों की नौकरियां जा चुकी है? देखो, सबसे अच्छी बात यह है कि जिस एक तरफ यूपी, महाराष्ट्र और हरियाणा में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है, एक तरफ से बेरोजगारों को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी लैब टेक्नीशियन और इसके अलावा रेडियोग्राफर की भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई है और अभी रीट की घोषणा की गई थी, उसकी विज्ञप्ति जारी होने वाली है। और साथ में अभी 2 दिन पहले जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 के जो 9,322 वो अभ्यर्थी है, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी कर दिया है और 26 जुलाई से उनको ज्वाइनिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है, माननीय मुख्यमंत्री जी की उदारता है कि इस कोरोना काल के दौरान ही 12,000 से ज़्यादा एलडीसी के जो अभ्यर्थी चयनित थे उनकी नियुक्ति प्रक्रिया के आदेश जारी किए हैं। और साथ में ही आरपीएससी 2013 के वो 223 अभ्यर्थी हैं, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में लगातार नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ है, प्रदेश में खुशी की लहर है। लेकिन साथ में एक नुकसान भी होने वाला है कि अन्य राज्यों में
जो भर्ती प्रक्रिया रोकी गई है, ऐसे में वो अभ्यर्थी राजस्थान की तरफ रुख करेंगे क्योंकि 22 राज्यों में राजस्थान वालों को नहीं लिया जाता। ऐसे में राजस्थान के बेरोजगारों को बड़ा नुकसान होने वाला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि अन्य राज्यों में राजस्थान वालों को नहीं लिया जाता, उसी प्रकार उनको भी यहाँ नहीं लिया जाए, क्योंकि उन राज्यों में रोक लगा दी कि भर्तियां नहीं होंगी, तो ऐसे में वो लोग अपने रोजगार के लिए, अपने भविष्य के लिए राजस्थान की तरफ आएंगे। और लगातार जिस प्रकार उन्होंने अधीनस्थ बोर्ड ने और आरपीएससी ने जो लंबित भर्तियां थी, जिनकी परीक्षाएं होनी थी, उनकी वो कैलेंडर भी जारी कर दिया कि किस परीक्षा की कब एग्जाम होगी। तो हम लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से, पूरी सरकार से मांग कर रहे थे कि परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो, तो हमें राहत मिली है। परीक्षाओं का कैलेंडर भी जारी हुआ है और साथ में ही जो भर्ती प्रक्रिया थी, जिनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो, उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया भी स्टार्ट हुई है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहेंगे, रीट भर्ती सहित और चाहे ऊर्जा विभाग हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे और भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो और उनका कैलेंडर जारी हो कि कब एग्जाम होगा, कब परिणाम आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी। इससे बेरोजगारों को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन कुल मिलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार है, जो बेरोजगारों के प्रति संवेदनशील है, उनकी मांगे सुन रहे हैं और खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पहले ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं जो बेरोजगारों के लिए खुद हर महीने मॉनिटरिंग करते हैं। जिस तरह से कैलेंडर जारी किया गया है और तमाम जो अलग अलग विभाग है, उनकी जो भर्ती प्रक्रिया है, नियुक्तियां हैं, उसके लिए शुरुआत कर दी गई है, क्योंकि आप इस पूरे मुद्दे से जुड़े हुए हैं। कितने जो बेरोजगार या कितने युवा लोग हैं जिनको इसका फायदा सीधे सीधे होता आपको दिखाई दे रहा है? देखो, जैसे पटवारी परीक्षा का जो उन्होंने कैलेंडर जारी किया है, पटवारी में 16 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। इसके अलावा और भर्तियां हैं, करीब 20 लाख लोगों को राहत मिली है, वो तैयारी कर पाएंगे हमारी एग्जाम कब है। इसके अलावा जो 9322 सेकंड ग्रेड के हैं, 12000 एलडीसी के, 200 और जो 23 आरपीएससी एलडीसी के, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया के आदेश हुए, तो कई हजारों की संख्या में बेरोजगारों को राहत मिली है, उनकी खुशखबरी मिली है। और लाखों की संख्या में जो परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, उनको भी राहत मिली, वो अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे। उनको पता नहीं था कि हमारी एग्जाम कब होगी, क्योंकि कोरोना की वजह से कई परीक्षा जो होने वाली थी वो स्थगित हो गई थी। लेकिन अब वो लगातार हम मांग कर रहे थे कि परीक्षा तिथि जारी की जाए, जिससे बेरोजगार अपने घर बैठे अच्छी से तैयारी कर सके। तो कैलेंडर जारी होने से उनके पास लक्ष्य है कि वो अपनी तैयारी अच्छी से कर पाएंगे। और जो भर्ती प्रक्रिया शुरू है, तो बेरोजगार को राहत मिली और आशा बढ़ी है, क्योंकि हमें झटका तब लगा था जब यूपी और महाराष्ट्र और हरियाणा में ये कह दिया गया कि भर्ती प्रक्रिया को रोकी जाती है साल भर। तो हमें लगा कहीं ना कहीं कोरोना की मार कहीं राजस्थान में पड़ेगी, बेरोजगारी या इनकी भर्तियों को रोका जाएगा और बेरोजगार परेशान हो गए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उल्टा किया, मीटिंग की और कोरोना काल में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करवाई, तो हमें राहत मिली। और माननीय मुख्यमंत्री जी पे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार संवेदनशीलता दिखाते हुए भर्ती प्रक्रियाओं का रास्ता खोल रहे हैं। कई ऐसी भर्तियां हैं, ऐसी कई नियुक्ति है, 4 भर्तियां कोर्ट में थी। जी उपेंद्र जी, इसमें कई ऐसी भर्तियां होनी हैं जिनकी नियुक्ति 2013 में होनी थी लेकिन अब तक नहीं हो पाई है, उनको भी यहाँ पर अब नियुक्ति मिलेगी। तो उन लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत, क्योंकि 2013 से वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। देखो, 2013 की एनएमजीएनएम भर्ती है, पंचायत राज एलडीसी भर्ती है, और भी कई भर्तियां हैं, उसमें भी हम लगातार माननीय मुख्यमंत्री से मिलने, उन्होंने कमेटियों का गठन किया है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया, उनको भी ज्वाइनिंग मिलेगी। देखिए, आरपीएस एलडीसी जो 223 अभ्यर्थियों को सौगात दी है, उनकी लिस्ट जारी हुई है, तो 7 साल के संघर्ष के बाद उनको खुशियां मिली है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साथ में जो 4 प्रमुख भर्तियां कोर्ट में लंबित है, आरएस भर्ती 2018, कृषि परीक्षक, प्रयोगशाला सहायक और महिला सुपरवाइजर, उसके लिए भी एडवोकेट जनरल को सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैरवी के लिए उतारा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भर्तियों में अतिरिक्त महाधिवक्ता या उनके जो बोर्ड के अधीनस्थ आरपीएससी के एडवोकेट पैरवी करते हैं, जो इमरजेंसी मामले होते हैं महाधिवक्ता को उतारा जाता है, लेकिन उन्होंने इमरजेंसी दिखाते हुए एडवोकेट जनरल को तैयार किया है, उनको नियुक्त किया है कि होने वाली सुनवाइयों में जो 4 भर्तियां पूर्ण रूप से कोर्ट में अटकी पड़ी है, उनको कोर्ट से निकालकर बेरोजगार को राहत प्रदान करने का बड़ा फैसला है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदेश के तमाम बेरोजगार और राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ उनका धन्यवाद ज्ञापित करता है, आभार जताता है। तो एक बड़ी यहाँ पर राहत तमाम उन बेरोजगार लोगों को मिली है जिनकी भर्तियां, जिनकी नियुक्तियां अटकी हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। उधर कोरोना संकट काल के दौरान अलग अलग राज्यों से राजस्थान में लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए भी एक राहत भरी खबर है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने राजस्थान सरकार से रेलवे में चल रहे विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए प्रवासी मजदूरों की मांग की है। इसके लिए उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक ने राजस्थान के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अभय शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार के गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत श्रमिकों की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के 22 जिलों में 15 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर लौटे हैं। रेलवे के प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए और उन प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए मुख्य सचिव को मजदूर उपलब्ध करवाने के लिए पत्र लिखा गया है। सभी 22 जिलों में के नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत, इसके तहत अक्टूबर के महीने तक रोज़गार प्रदान किए जाएंगे। भारत सरकार की जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं, काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज़ में मिलजुल के काम कर रही हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में। भारतीय रेल भी इसमें जुड़ा हुआ है और उत्तर पश्चिम रेलवे पर भी हमने राज्य सरकार को लिखा है इस चीज़ के लिए, और उनसे जो माइग्रेंट लेबर हैं उनकी डिटेल्स के लिए हमने रिक्वेस्ट की है, ताकि जो रेलवे के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो रेलवे के वर्क्स अलग अलग जगह चल रहे हैं, तकरीबन 22 के आसपास राजस्थान के ऐसे ज़िले हैं जिनमें कि रेलवे के अलग अलग काम चल रहे हैं, उनमें हम वर्क्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं और राज्य सरकार से हमने रिक्वेस्ट की है कि वो लेबर जो माइग्रेंट लेबर आई है उनको प्रोवाइड कराए, ताकि रेलवे का जो कार्य है वो भी सुगम हो पाए और साथ ही साथ जो माइग्रेंट लेबर हैं उनको भी रोज़गार मिल पाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एंटीजन टेस्ट के परीक्षण को जल्द से जल्द करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना की अधिक से अधिक जांच के लिए आईसीएमआर की गाइडलाइंस और विशेषज्ञ चिकित्सकों की राय के अनुरूप प्रदेश में एंटीजन टेस्ट का परीक्षण शीघ्र किया जाए। इसे उपयुक्त पाया जाता है तो हमें जांच का दायरा बढ़ाने और जल्द रिपोर्ट मिलने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना से मृत्यु दर को निरंतर कम करते हुए न्यूनतम स्तर पर लाना हमारा लक्ष्य है। इस दिशा में चिकित्सक समुदाय अपने अनुभवों का उपयोग करते हुए उचित समाधान तलाशें। गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेडिकल कॉलेजों की फैकल्टी, प्रदेश भर के नामी चिकित्सकों सहित जांच विशेषज्ञों से चर्चा कर इस बात को लेकर चर्चा की है। चर्चा में 100 से अधिक विशेषज्ञ चिकित्सकों ने हिस्सा लिया और कोरोना की जांच, उपचार, बचाव सहित अन्य पहलुओं पर सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना को नियंत्रित रखने में राजस्थान को जो सफलता हासिल हुई है उसमें चिकित्सक समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सभी के प्रयासों के कारण ही राजस्थान मॉडल की पूरे देश में चर्चा है। राज्य में कोरोना रोगियों की डेथ ऑडिट भी करवाई जा रही है ताकि हम मौत के वास्तविक कारणों तक पहुंच सके और इस अध्ययन का उपयोग कोरोना की रोकथाम में किया जा सके। उन्होंने कहा कि सावधानी ही इस रोग से बचाव का सबसे बेहतर तरीका है। हमने पूरे प्रदेश में आमजन को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया है। इस महामारी के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए इतना बड़ा अभियान शुरू करने वाला राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है। कोरोना संकट काल के बीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल, डीन समेत कई पदों और अस्पतालों के सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट समेत 8 पदों के अफसरों की रिटायरमेंट उम्र अब 1 साल बढ़ा दी गई है। इन पदों पर नियुक्त अधिकारियों की सेवानिवृत्ति अब 62 वर्ष की आयु के बजाय 63 साल की आयु में होगी। वहीं से जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ जाएगा। इसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि 17 अप्रैल 2018 को राज्य सरकार ने प्रशासनिक पदों पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों की रिटायरमेंट उम्र 62 वर्ष तय की थी। अब कोविड-19 के हालातों को देखते हुए सेवा नियमों में ये बदलाव किया गया है। हमारे संवाददाता रामस्वरूप हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। रामस्वरूप, तो जो मेडिकल कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल और तमाम जो लोग थे जो रिटायर होने वाले थे 62 इयर्स की एज में, उनकी उम्र जो है वो 1 साल बढ़ा दी गई है और बड़ी राहत यहाँ दी क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, सभी लोग इस महामारी से लड़ने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, ये अब उनका अनुभव भी काम आएगा इस संकट काल के दौरान, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से लगातार कोरोना की जंग में जो है जितने भी अस्पताल के अधीक्षक हैं, मेडिकल जो स्टाफ है, जो ट्यूटर हैं, चाहे उनकी उम्र जो है 60 या 61-62 के आसपास हो गई होगी, तो उनके लिए एक उनका अनुभव काम आएगा इस कोरोना संकट काल के दौरान। पूर्व में ये जो जितने भी एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, शिक्षक होते हैं, ट्यूटर होते हैं मेडिकल कॉलेजों के, उनकी उम्र 60 साल थी, लेकिन 2 साल पहले इनको बढ़ा करके 62 साल कर दी गई थी। लेकिन बीती रात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक आदेश निकाला है जिसमें इन सभी जो 8 तरह के पद होते हैं, सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और जो शिक्षक के पद जो पद हैं, उन सभी की जो सेवानिवृत्ति की आयु है उसको 1 साल बढ़ा दिया गया है। यानी कि अभी तक जो लोग जो डॉक्टर्स जो है 62 साल की उम्र होने के बाद में रिटायर्ड होते थे, अब वो 1 साल और उनको काम करने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ी बात करें तो राजधानी जयपुर में जो
सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर सुधीर भंडारी, उनका कार्यकाल भी अब खत्म होने वाला था, लेकिन अब इनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ गया है। ऐसे में जिस तरह का इन्होंने नया इनिशिएटिव लेकर के प्रदेश के जो कोरोना काल के कोरोना से डॉक्टरों की एक जो जंग के रूप में काम कर रहे थे, उनका अनुभव अब पूरे प्रदेश में काम आएगा। यानी कि जिस तरह से उन्होंने जिस तरह के फार्मूले काम लिए, जिस तरह की जो है प्लान जो बनाए थे जयपुर में और बाकी जगह रामगंज जिला की बात करें तो जो मॉडल तैयार किए गए थे उनमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो ऐसे में उनके अनुभव का अब लाभ मिलेगा। 1 साल आगे तक इनका कार्यकाल अब बढ़ा दिया गया है। जी रामस्वरूप, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टरों की तारीफ की है। अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम ने एक बच्ची के कटे हुए हाथ को जोड़कर उसकी जिंदगी बचाने की बेजोड़ काम किया है। 4 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में शामिल डॉक्टरों के लिए ये काम बेहद चुनौती भरा था। अस्पताल के डॉक्टर के अनुसार 7 साल की राधिका का आरा मशीन चलाते समय हाथ कट गया, जिसके बाद लड़की को रात 11 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। रात 12 बजे हाथ जोड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू हुआ और 4 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद लड़की का हाथ जोड़ा गया है। कल रात को हमारे पास एक पेशेंट राधिका 7 साल की बच्ची एसएम अस्पताल में भर्ती हुई, जिसका शाम को 4 बजे कुट्टी मशीन में आने से हाथ कट गया था। हमने 11:30 बजे उसका ऑपरेशन शुरू किया। सुबह 4 बजे तक हमने उसके बाएं हाथ को पुनः जोड़ दिया। उसमें खून का संचार विकसित हो गया। बच्ची अभी स्वस्थ है और इसमें मेरे एनेस्थीसिया विभाग और मेरी टीम के लोगों ने सहयोग किया, उनका मैं बहुत आभारी हूँ। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं इस ऑपरेशन की टीम के मुख्य सर्जन डॉक्टर प्रदीप गोयल जी। प्रदीप गोयल जी, आपका स्वागत है स्वराज राजस्थान में। सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूँगी सफल ऑपरेशन के लिए, और ये जानना चाहूँगी कि कितना चुनौती भरा ये ऑपरेशन आप लोगों के लिए, आपकी पूरी टीम के लिए रहा, क्योंकि 11 बजे जो पेशेंट है उसे लाया गया और 1 घंटे के अंदर ही आपने ऑपरेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी थी। प्रदीप जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो प्रदीप जी से हम संपर्क दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने एक बच्ची का कटा हुआ हाथ 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद जोड़ा, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के डॉक्टरों की तारीफ की है। आपको बता दें, अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने एक बच्ची के कटे हुए हाथ को जोड़कर उसकी जिंदगी बचाने का काम किया। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. RKDF यूनिवर्सिटी, a वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal, or call on toll-free number 1800-2700-320. रामदेव की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। जयपुर के ज्योति नगर में रामदेव, आचार्य बालकृष्ण पतंजलि इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट डॉक्टर अनुराग वैष्णव और नीम्स के डायरेक्टर डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर और डॉक्टर अनुराग तोमर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। ये मुकदमा एडवोकेट बलराम जाखड़ और अंकित माथुर की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ है। इन लोगों के खिलाफ मामला धोखाधड़ी और ड्रग एंड
मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत दर्ज किया गया है। आपको यहाँ बता दें कि 23 जून को कोरोना के इलाज का दावा करते हुए रामदेव ने कोरोनिल नाम की एक दवा लॉन्च की थी, जिसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ है। हमारे संवाददाता रामस्वरूप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रामस्वरूप, तो यहाँ पर रामदेव की मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आ रही है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, साथ ही राजस्थान के उस हॉस्पिटल के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया है जिसने ये दावा किया था कि इस दवा का ट्रायल उनके यहाँ करवाया गया है। बिल्कुल 23 जून की दोपहर को जब बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस दौरान निम्स के जो चेयरमैन हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे, आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद थे, तो उसी दिन शाम को जयपुर के गांधीनगर में एक परिवाद दिया गया था। हालांकि गांधीनगर में एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन बीती रात को एक एडवोकेट हैं बलराम जाखड़ और उनके सहयोगी अंकित माथुर है, उन्होंने भी एक एफआईआर कल ज्योतिनगर थाने में दी थी, जिसे कल देर रात को दर्ज कर लिया गया है। उस मुकदमे में न केवल बाबा रामदेव और बालकृष्ण बल्कि निम्स के जो डायरेक्टर हैं बीएस तोमर और उनके जो लड़के हैं अनुराग तोमर और एक जो वैज्ञानिक जो पतंजलि इंस्टीट्यूट का एक वैज्ञानिक है, अपने आप को दावा करते हैं वैज्ञानिक के तौर पे, उन पांचों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया है, जिसकी जांच जो है सब इंस्पेक्टर श्रीचंद कर रहे हैं। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि कोरोना इस संकट काल में जो पूरे विश्व के लिए एक महामारी बना हुआ है, उसके अभी तक उसके इलाज की कोई वैक्सीन बनी हुई नहीं है। उसके बावजूद भी बहुत कम समय में, बहुत चंद दिनों में ही इस तरह का दावा जो है पतंजलि पीठ के द्वारा किया गया 23 जून को, जिसको लेकर के बहुत जो डॉक्टर्स हैं, बाकी जो लोग हैं वो एकदम सकते में आ गए कि ऐसा हो कैसे गया। जयपुर के निम्स हॉस्पिटल में उस कोरोनिल दवा का परीक्षण करना बताया गया था, जबकि यहाँ पर ऐसे इस तरह की जो क्लिनिकल टेस्ट है उसकी जानकारी सरकार को बिल्कुल नहीं है, सरकार को नहीं थी और बिना परमिशन के ये टेस्ट कराया गया। इसी के सिलसिले में जो पूरा मामला दर्ज कराया गया। बहुत बहुत शुक्रिया रामस्वरूप। वहीं भरतपुर के डीआईजी लक्ष्मण गौड़ को सरकार ने पद से हटा दिया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने कल प्रमोद शर्मा नाम के एक दलाल को गौड़ के घर के पास से गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि प्रमोद शर्मा नाम का यह शख्स एक इंस्पेक्टर का सीआर डीआईजी गौड़ से ठीक करवाने के लिए 5 लाख रुपए लिया था। वहीं एसीबी ने रंगे हाथों इसको पकड़ा है। बताया ये भी जा रहा है कि आरोपी लक्ष्मण गौड़ के घर पर ही रहता था और वहीं से फोन कर उसने इंस्पेक्टर से रिश्वत मांगी थी। वहीं इस मामले में धौलपुर के कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने लक्ष्मण गौड़ की गिरफ्तारी की भी मांग की है। लोगों ने कार्रवाई की है, जो दलाल पकड़ा है, दलाल की बजाय डीआईजी पकड़ना चाहिए, जो मैं मांग करता हूँ। आईएएस अधिकारी अशोक सिंह भी था, जब उसकी गिरफ्तारी हो गई, एक जेडीए में था, मैं थोड़ा उनका नाम भूल गया हूँ, उसको पकड़ा आईएएस को, तो सबकी गिरफ्तारी हुई, तो डीआईजी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, इसको कौन बचा रहा है? मैं तो सरकार से मांग करता हूँ कि तत्काल इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता रामस्वरूप का, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रामस्वरूप, तो भरतपुर के डीआईजी लक्ष्मण गौड़ को रिश्वतखोरी के मामले में जो है पद से हटाया गया है, क्या ये पूरा मामला है और जिस दलाल को पकड़ा गया आखिर वो कैसे लिंक है, और ये पूरा मामला अगर आप विस्तार से समझा सकें। देखिए 3 दिन पहले एसीबी ने ये ट्रैप की कार्रवाई की थी। जो आरोपी प्रमोद शर्मा पकड़ा गया है जयपुर में, वो पिछले कई दिनों से इस कोरोना संकट काल में भी भरतपुर के जो डीआईजी हैं लक्ष्मण गौड़, उनके सरकारी आवास पर रहता था और वहीं से उनके ऑफिस के लैंडलाइन नंबर से और उनके जो वहाँ संतरी तैनात होते हैं उनके मोबाइल से विभिन्न जो थानों में इंस्पेक्टर लगे हुए उनको फ़ोन करके पैसों की मांग करते थे और ये कहते थे कि उनको व्हाट्सएप पे कॉल करें और उससे बात करें। लेकिन एक जो उद्योगनगर थाना प्रभारी हैं इंस्पेक्टर चंद्र प्रकाश चौधरी, उन्होंने इस मामले की शिकायत एसीबी को कर दी, क्योंकि बुधवार को दलाल ने 5 लाख रुपए लेकर के उसको जयपुर बुलाया था। लेकिन एसीबी में शिकायत करने के बाद में एसीबी की टीम ने 5 लाख रुपए लेते हुए प्रमोद शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। सबसे बड़ी बात इसमें यह सामने आई है कि एसीबी के जो अधिकारी हैं पिछले करीब 2 महीने से भरतपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर इस इलाके के कई अधिकारियों के वहाँ पर वसूली की शिकायत उनको मिली थी, तो इसको लेकर के कई अधिकारी रडार पे थे। लेकिन इसी बीच एक इंस्पेक्टर ने जब कार्रवाई कर दी तो एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई की है। इसी के बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए तुरंत प्रभाव से लक्ष्मण गौड़ जो डीआईजी है उनको एपीओ कर दिया गया है। अब एसीबी इस जांच में जुटी हुई है कि उनका कितना उसमें भूमिका है, कितने इसकी मिलीभगत है। तो लेकिन मिलीभगत इसमें होना हटा दिया गया है, क्योंकि वो जो दलाल है वो उनके घर पे रहता था।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी के लिए। उधर राजस्थान के पर्यटन मंत्री ने अपने ही विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के जरिए लिखा है कि बहुत लंबे समय तक वो अपने स्वभाव और कार्य के नैतिकता के खिलाफ जाकर बहुत सारी चीजों पर चुप्पी बनाए हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमेशा पारदर्शिता और ईमानदारी की वकालत की है और अब वो पर्यटन विभाग की कमियों को साझा करने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने आगे लिखा कि विभाग के अधिकारी उनके निरंतर प्रयासों और पहलों के बावजूद उच्च पर्यटन वृद्धि प्राप्त करने और नए उत्पादों को पेश करने के प्रति उदासीन है। पिछले 1.5 साल में विभाग एक नई टूरिज्म पॉलिसी पेश करने में असमर्थ रहा है। विभाग में नए गाइड्स की कोई भर्ती नहीं हुई है और विभाग को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार से एक भी स्वदेश दर्शन परियोजना नहीं मिल पाई है। उन्होंने आगे लिखा कि एक भी राज्य पर्यटन परियोजना का उद्घाटन नहीं किया गया और ना ही पर्यटन अधिकारियों की कोई नई भर्ती हुई है। 2 MD बदले जाने के बावजूद RTDC की पुनरुद्धार योजना का कोई ठिकाना नहीं है। उन्होंने विभाग की वित्तीय स्थिति पर चिंता जताते हुए लिखा कि स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को टैग करते हुए लिखा कि वो निकट भविष्य में कुछ कठोर लेकिन आवश्यक फैसलों में समर्थन के लिए तत्पर हैं। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हम रुख करेंगे हमारे रेसिडेंट एडिटर संजय वोरा जी का, जो जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय वोरा जी, तो राजस्थान के जो पर्यटन मंत्री हैं विश्वेंद्र सिंह, वो अपने ही डिपार्टमेंट के जो है अगेंस्ट आकर अब वो जो कमियां उनको नजर आ रही उनको लेकर उन्होंने सामने रखा है। क्या कुछ शिकायतें वो फिलहाल पर्यटन विभाग को लेकर करते नजर आ रहे हैं? आकांक्षा, पर्यटन विभाग के मंत्री विश्वेंद्र सिंह हैं, तो अगर उनके विभाग में कोई कमी है तो इसके लिए खुद उनको जिम्मेदार बनते हैं, अधिकारियों पे दोष डालने से नहीं बनता है। ये मामला पर्यटन का उतना नहीं है जितना कि इस विभाग के बहाने, अधिकारियों के बहाने उस सरकार पे जो राजनीतिक निशाना साध रहे हैं वो देखने वाली बात है। पिछले काफ़ी समय से सोशल मीडिया पर वो अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी और जो दूसरे कांग्रेस के विरोधी नेता हैं उनके समर्थन में उनकी तारीफ वो करते हुए नजर आते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनकी अनबन जाहिर है। जब चुनाव नहीं हुए थे राजस्थान विधानसभा के, और उस समय भी उन्होंने एक मीटिंग में लोगों से हाथ उठा करके सचिन पायलट के नेतृत्व का समर्थन करने के लिए कहा था। और अब चूंकि गहलोत के एक नज़दीकी व्यक्ति भरतपुर से मंत्री बनाए गए तो वो विश्वेंद्र को रास नहीं आ रहा है। तो ये मामला पर्यटन विभाग का उतना नहीं है जितना कि उनकी पार्टी की अंदरूनी राजनीति का है। इसके अलावा ऐसी भी खबरें आई हैं कि विभाग की जो मीटिंग थी उसमें कुछ अधिकारी उनसे नाराज हो गए थे क्योंकि उनके पुत्र भी उन मीटिंग में कथित रूप से आरोप ये लगाया जाता है कि मौजूद थे। हालांकि उन्होंने इसका खंडन किया है। ये विश्वेंद्र सिंह के कहने पर ही 2 MD भी बदले जा चुके हैं। इसके बावजूद अभी तक वो संतुष्ट नजर नहीं आते हैं। और वैसे विश्वेंद्र सिंह के मूड स्विंग्स के बारे में सब लोग जानते हैं। वो आज कांग्रेस में है, कल किस पार्टी में होंगे कोई ये भी नहीं कह सकता। तो जो पूरा मामला है वो पर्यटन विभाग का ना होकर कहीं ना कहीं राजनीतिक मामला नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। राजस्थान में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।